चंद घंटे बाकी हैं। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, आज मोदी जी जितने पॉपुलर हैं, सालों पहले ये उतने ही ज्यादा निडर और जोशीले थे, जिन्होंने आतंकवादियों को खुलेआम ललकार दिया कि अगर माँ का दूध पिया है तो रोक कर दिखाओ। यकीन नहीं आता तो जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। पर दोस्तों, ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो मोदी जी ने भारतीय राजनीति में ऐसी लगाई है कि उसकी चमक से पूरी दुनिया हैरान है। इतना ही नहीं, आध्यात्म की तलाश में हिमालय गए नरेंद्र मोदी के गुरु ने उन्हें क्या बताया कि उनका जीवन पलट गया और मोदी जी ने रामलला के टेंट पर क्या प्रतिज्ञा ली थी। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। चाय बेचने वाले छोटे से नरेंद्र से लेकर भारत की राजनीति को पलट कर रख देने वाले मोदी जी तक का पूरा सफर आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आतंकवाद और नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा सालों से है। तभी तो साल 1992 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, आतंकवादी कश्मीर में लगातार हुड़दंग मचा रहे थे, तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने खुला ऐलान कर दिया कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे और आतंकवादियों को उनकी औकात दिखाएंगे। और इसी के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन फिर आतंकवादियों ने भी साफ कर दिया कि इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह की धमकी सुनकर कई सारे नेताओं के कदम डगमगाने लगे। लेकिन तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने के ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को ऐसा जोशीला भाषण दिया कि आतंकवादियों की पतलून गीली हो गई थी। मोदी जी ने साफ कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों की हालत खराब करके रख दी है। तभी तो आतंकवादी जगह जगह पर पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो वो लाल चौक पर जाकर झंडा फहराए, फिर वो जिंदा वापस लौट कर नहीं जा पाएगा। इसी के जवाब में नरेंद्र मोदी ने खुलेआम कहा कि आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी कि परसों में अभी चंद घंटे बाकी है। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। दोस्तों, 1992 के दौर में आतंकवादियों को इस तरह की खुली चुनौती देने की हिम्मत अगर किसी में थी तो वो थे नरेंद्र मोदी। जहां 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से फहराया। 17 मिनट तक चलने वाले इस पूरे प्रोग्राम में न केवल बड़े बड़े नेता बल्कि सभी कार्यकर्ता सीना तान के शान से खड़े थे, जिसे देखकर आतंकवादी अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये लोग डरने वाले नहीं है। इसी से बौखलाकर आतंकवादियों ने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से थोड़ी दूरी पर जाकर गिरा था। यहाँ तक कि गोलीबारी भी करी गई। लेकिन मोदी जी का भाषण सुनकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग सा ही हौसला पैदा हो गया था जो आतंकवादियों की इन हरकतों से डगमगाने वाला नहीं था। ऐसा करना मोदी जी के लिए कोई पहली बार नहीं था। उन्होंने कई बार देश के दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ किए हैं। तभी तो ये कहा जाता है कि जब तक मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, आतंकवादी अपने घर में दुबक कर रहेंगे। आजाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में हुआ था। दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान के रूप में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। एक तो बड़ा परिवार, ऊपर से आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से मोदी जी अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अभी से इतने साहसी नहीं है, बल्कि बचपन से ही इनके अंदर निडरता और साहस कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो एक बार अपने स्कूल के पास की झील से वो मगरमच्छ का बच्चा उठाकर घर ले आए। लेकिन फिर मां के समझाने पर उन्होंने उसे झील में ही छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मोदी जी कुछ खास नहीं थे, लेकिन हाँ, इन्हें बचपन से ही स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। वो हमेशा देश के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कहानी किस्सों को लेकर काफी प्रभावित रहते थे। यहाँ तक कि मोदी जी के इतिहास में इतनी रुचि थी कि वो लाइब्रेरी में जाकर कई साल पुराने अखबार, इतिहास से जुड़ी किताबें, ये सारी चीजें पढ़ा करते थे। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनसे जुड़ी सारी किताबें नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही पढ़ रखी थी और अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर वो आरएसएस में जाने लगे।
जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए मोदी जी झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धुलने तक का सारा काम करने लगे। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण राव ईमानदार थे। इनकी मोदी जी पर सबसे ज्यादा छाप थी। 12 साल के नरेंद्र मोदी के अंदर देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच में भयानक युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने मोदी जी को हिलाकर रख दिया था। एक तो वो पहले से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे, ऊपर से देश के हालातों को देखकर मोदी जी ने सेना में भर्ती होने की ठान ली। आर्थिक हालातों में तंगी होने के कारण वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, पर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली और फिर 1965 में हुई इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा भी करी थी। वडनगर रेलवे स्टेशन पर जब सैनिकों से भरी ट्रेन आती थी तो मोदी जी उन्हें चाय के साथ साथ खाना पहुंचाने का काम भी करते थे। और फिर स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी ने 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और दीक्षा लेने के लिए दीक्षा मठ जा पहुंचे, परंतु उन्हें दीक्षा नहीं मिली क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था। पर मोदी जी ने हार नहीं मानी और आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज मोदी जी राजनीतिक दुनिया का चमकता सितारा बन चुके हैं। कहा जाता है कि मोदी जी जब हिमालय में आध्यात्म की दुनिया में डूबे हुए थे तो उन्हें एक साधु मिले, जिनके शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि भगवा वस्त्र पहने, हाथों में कमंडल लिए उन्होंने कई राज्यों की यात्रा करनी शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने इन्हें बुलाया और कहा कि नरेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी कुछ समझ नहीं पाए थे। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अगर तुम तपस्या करके तपस्वी जीवन जियोगे तो तुम एक बहुत बड़े ऋषि बन जाओगे, लेकिन मेरी मानो तो नियति ने तुम्हें दूसरी चीज के लिए चुना है, जिसके लिए तुम्हें सांसारिक जीवन में आना पड़ेगा, जहां पर तुम अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो राज ऋषि कहलाओगे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी पहले केदारनाथ, फिर दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वडनगर में वापस आए और कुछ दिनों तक परिवार के साथ रहने के बाद अहमदाबाद आ गए। यहाँ आने के बाद मोदी जी ने चाय की कैंटीन में काम करने के साथ साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करी थी तो उस वक्त मोदी जी सरकार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। लंबे समय तक बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ रैली करने के बाद साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक तौर पर एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। उस वक्त मोदी जी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी थे। इन्हीं से मोदी जी ने राजनीति के सारे दांव पेच सीखे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोदी जी का पूरा जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। एक चाय बेचने वाला लड़का देश चला रहा है, सच में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए लोग मोदी जी को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके काम करने के तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।